दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 14th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने सॉलिड एंगल कंसेप्ट को समझा और हमने कुछ स्पेसिफिक शेप का जो सॉलिड एंगल था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम अपेक्स पॉइंट बोल रहे थे, वहां पे हमने सॉलिड एंगल की कैलकुलेशन भी की कि कितना सॉलिड एंगल होगा, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई। आज का जो एपिसोड है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। कुछ शेप्स ऐसी हैं जहां पे हम सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू रिंग चार्ज, फिर उसके बाद डिस्क का हमने देखा कि डिस्क के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख चुके हैं। अब कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि कोई स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर क्या होगी और इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, या फिर अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पी पे क्या होगी, तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये आप यूजिंग सॉलिड एंगल भी कर सकते हो। वैसे आगे चल के एक और इजी मेथड आप समझोगे जिसको हम बोलेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की हेल्प से भी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बट हम पहले सॉलिड एंगल की हेल्प से समझते हैं कि सॉलिड एंगल से कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, या इंसुलेटिंग स्फीयर भी आप ले सकते हो, ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर में तो ऑलवेज ही चार्ज जो है इसके सरफेस पे आएगा, ठीक है, बट अगर इंसुलेटर है तो दो पॉसिबिलिटीज है, इसके अंदर भी चार्ज हो सकता है और इसके सरफेस पे भी चार्ज हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं अंदर वाले चार्ज वाला केस नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस जो है वो मैं आर मान लेता हूं। सोचिए इसकी रेडियस जो है वो आर है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी और इसके बाहर क्या होगी, ये दो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आप सॉलिड एंगल का कंसेप्ट कैसे लगाओगे दोस्तों, उसको जरा पहले देखते हैं कि किस तरह से हम सॉलिड एंगल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे इसके अंदर एंड बाहर। तो सबसे पहले अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले रहा हूं और यहां पे इसको ए ले लेते हैं। चलो, तो मैं कहां पे देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं आर लेस देन ए के लिए देख रहा हूं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है और आर की वैल्यू जो है वो ए से छोटी है, तो इसका मतलब वो इनसाइड हो गया ना भाई। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ले सकते हो, इवन आप सेंटर पे भी ले सकते हो पॉइंट को, ठीक है, आप सेंटर पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं, जरा देखिए, सबसे पहले सेंटर पे निकालते हैं कि सेंटर पे क्या होगी। वैसे तो आपको सेंटर का तो पता ही है, हर तरफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सोचिए अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अवे होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर होगी उतनी इधर वाले हिस्से की उधर हो जाएगी। तो इसका मतलब सेंटर पे तो श्योर शॉट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो आएगी, ठीक है। आपको ऑब्जर्वेशन से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। या एक दूसरा तरीका है, सॉलिड एंगल से अगर आपको देखना हो तो आप क्या करोगे, यहां से आप कोई एरिया ले लो और यहां पे भी, तो आप यहां से अगर कोई लाइन मिलाओगे तो उतना ही आप इसी लाइन को एक्सट्रापोलेट कर दो ना इधर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो वही एरिया उतना ही, जितना इधर लिया है उतना एरिया इधर भी आ जाएगा भाई, ठीक है। ये एरिया अगर मेरा DA है तो ये एरिया भी मेरा DA होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस है इसकी ये R डिस्टेंस अवे है, तो ये भी आपका R डिस्टेंस अवे ही होगा। R की वैल्यू A बोल दो फिलहाल, क्योंकि सेंटर से ही देख रहे हो ना, तो A डिस्टेंस अवे है, तो ये भी आपका A डिस्टेंस अवे होगा इधर। तो अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, ठीक है, तो क्या बनेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आपकी बनेगी सिग्मा DA, ठीक है। ये तो इसका चार्ज हो गया, सिग्मा DA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ये इस तरफ आएगी दोस्तों, मतलब अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी। ठीक है भाई, ये है मेरा E1। अब आइए इसका इधर वाले की वजह से देखते हैं। उन्हीं दो लाइनों को हमने इधर एक्सटेंड किया है, तो इधर वाले की वजह से क्या बनेगी, ये एरिया अगर DA है तो ये भी DA ही बनेगा भाई। क्यों DA बनेगा? बिकॉज आप कॉमन सेंस लगाओ, ये सेंटर है, तो सेंटर से जितना इधर एरिया है उतना ही उन्हीं लाइनों को, ये एंगल सेम रख रहे हो ना आप, ठीक है, ये जितना ये एंगल है उतना ये भी एंगल है। तो आप बताओ इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से भी यही बनेगी, E2 सिग्मा DA डिवाइड बाई 4πε0 A²। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2, ये आपकी इस डायरेक्शन में आएगी, ये अब ये देगा इधर, और ये जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरफ थी, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है, तो दोनों बराबर है भाई, DA इधर भी DA इधर भी DA, दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी वो कैंसिल हो जाएगी और वो जीरो आएगी। बट आप बोलोगे कि ठीक है सर, यहाँ पे तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो आ गई, आपने यहाँ पे कोई सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे अगर आप सॉलिड एंगल लगाते तो आप इसको क्या बोलते हैं, D अपॉन एरिया को, A² को, D अपॉन A² को आप सॉलिड एंगल बोल सकते थे। और जो सॉलिड एंगल इधर से यहाँ का बन रहा है उतना ही इधर वाले एरिया का यहाँ पे भी सॉलिड एंगल बनेगा, तो D अपॉन A², दूसरे में भी D अपॉन A² आ रहा है, ये अगर सॉलिड एंगल है उतना ही सॉलिड एंगल यहाँ पे भी है ना, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। इसको आप सॉलिड एंगल से रिप्लेस कर सकते हो ना भाई। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 4πε0, ये मेरा E1 बन गया, और जो E2 बनेगा वो भी तो यही बनेगा। ठीक है, बिकॉज सॉलिड एंगल सेम ही है, D अपॉन A² का, इधर भी D है इधर भी D है भाई, बराबर बराबर एरिया बनेगा अगर सेम लाइनों को आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो तो। जो लाइनें आपने यहां से इधर लगाई हैं वही लाइनें इधर से इधर लगाई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पे है। आप बोलोगे सर अगर ये सेंटर पे ना होता फिर क्या होता, तो यहाँ पे तो ये दोनों सेम है भाई, कैंसिल कर देंगे। अगर ये सेंटर पे ना होता फिर क्या होता, तो चलिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर पे नहीं लेते हैं, किसी दूसरी जगह पे लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इस पॉइंट को, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई, मैं ऐसे ही एक काम करता हूं, मैं रैंडम पॉइंट पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, और इंटरेस्टिंगली मैं एरिया को इधर और इधर नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जहां पे ये पॉइंट लिया ना वो ऐसे ले लेंगे। जरा देखिए, ये लाइन इसके सेंटर से जोड़ दो, यहाँ पे है मेरा अपेक्स पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ P पॉइंट पे, तो आप एक काम करो, इस लाइन से इस सेंटर को मिला दो। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया ले लो। अब वो जो स्मॉल एरिया है उसका अगर आप ऐसे सॉलिड एंगल यहाँ पे बनाना चाहोगे तो ऐसे आपको लाइन लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है, और इधर से ऐसे लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई, सही बात है, इस तरह से लेना पड़ेगा। अब इसको मैं DA1 बोल रहा हूं, ये मेरा DA1 है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये मेरा बन जाएगा DA2। ठीक है, यहां पे जो एरिया बनेगा उसको मैं DA2 बोल देता हूं, जो स्फीयर का ये वाला हिस्सा बनेगा इसको मैं DA2 बोल देता हूं। और इंटरेस्टिंग क्या है, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो आपकी रेडियली आउटवर्ड है और इसकी भी रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, आर कैप। अब सुनो, यहां से जो डिस्टेंस है इसकी, ये R1 मान लेता हूं मैं, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये R2 मान लेता हूं, और R1 कैप भी इधर ही है R कैप की तरफ, और R2 कैप भी इधर ही है R कैप की तरफ। तो अब अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि बताओ ये कितना सॉलिड एंगल यहां पे बनाएगा इस P पॉइंट पे, तो जो सॉलिड एंगल होगा ऊपर वाला जो बनाएगा, ऊपर वाला ये बनाएगा DA1, इसकी डायरेक्शन R कैप की तरफ है, डॉट R1 कैप। ठीक है, अब दोनों क्योंकि सेम ही है, R1 कैप भी इधर ही है और R कैप भी इधर ही है। R कैप कौन सी होती है, जो सेंटर से देखते हैं। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन उधर ही है, तो डॉट प्रोडक्ट 1 ही बन जाएगा, डिवाइड बाय क्या करोगे, R1², ये हो जाएगा भाई। और यहां का जो सॉलिड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, वो बनेगा DA2, और ये बन जाएगा R कैप डॉट R2 कैप अपॉन R2²। ये सॉलिड एंगल ये वाला हो जाएगा इधर से इधर। और आप जानते हो कि सेम ही तो लाइनें हैं, ये और ये सेम लाइनें, तो ये सॉलिड एंगल और ये सॉलिड एंगल तो बराबर ही होगा भाई। ठीक है, तो ये एक तरह से ये भी मेरा वही सॉलिड एंगल बनेगा, मतलब ये वाला सॉलिड एंगल और ये वाला सॉलिड एंगल बराबर है, सेम लाइनें है ना यार।
एडजस्ट किए, थोड़ा बड़ा शेप में है तो कोई बात नहीं, बड़ा एरिया, ज्यादा एरिया बन जाएगा तो उतना ही फिर आर स्क्वायर है, डिवाइड कर दिया आपने। अल्टीमेटली इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा और इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो सेम ही बनेगा, बिकॉज सेम लाइनें हैं, आप ये कह सकते हो, वही लाइनें आगे गई हैं, तो जो ये एंगल होगा वही इतना ये एंगल होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये और ये बराबर आएंगे दोनों। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे वो जरा देखते हैं। इस पी पॉइंट पे इधर वाले चार्ज की वजह से और इधर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा देखिए। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इधर वाले चार्ज की वजह से, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका सिग्मा या सिग्मा नोट, जो भी है आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इंटू डी ए वन, ये यहाँ पर डी क्यू चार्ज हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो बनेगी माइनस R1 कैप, ये इधर की तरफ आएगी, अभी यहां से नीचे की तरफ आएगी, माइनस R1 कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, आप ऊपर वाले एरिया की वजह से बोल सकते हो। और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू DA1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा जरा देखो, ये तो वापस R कैप और R1 कैप तो सेम ही हो गया ना भाई, तो आप ये कह सकते हो DA1 अपॉन R1 स्क्वायर। इसकी जगह पे आप ये सॉलिड एंगल लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R1 कैप। सही है भाई, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऊपर वाले एरिया की वजह से। अब नीचे वाले एरिया की वजह से जरा देखिए, तो वो बनेगी E2, और E2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? सिग्मा DA2, सिग्मा DA2, ये यहाँ पर DQ हो गया भाई, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा R2 कैप विद माइनस साइन, ये माइनस R2 कैप की तरफ आएगी, इस तरफ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे DA2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये क्या है बताओ जरा, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन है भाई, R कैप भी इधर ही है, R2 कैप भी इधर ही है, डॉट प्रोडक्ट इनका 1 बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हो DA2 अपॉन R2 स्क्वायर की जगह पे आप क्या ले सकते हो? सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल जो ये आया है ये लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा सिग्मा सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये माइनस R2 कैप, ये बन गया भाई, ठीक है। ये मेरे पास E2 की वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास E1 की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से E1 इधर है और इस चार्ज की वजह से E2 इधर है, दोनों लेकिन बराबर हैं, हाँ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो EP बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ना सिर्फ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, इस P पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 आ रही है, अगर चार्ज डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है तो, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे ही क्यों ले लिया कि भाई आपने जो स्मॉल एरिया लिया है वो बिल्कुल एक ही लाइन पर ले लिया, जो सेंटर और ये स्मॉल जो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो एक लाइन पे ही आपने ले लिए, उससे थोड़ा आसानी हो गई अपने लिए डायरेक्शंस देखने की। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, आप ऐसा भी ले सकते हो। जरा देखिए, अगर इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, जरा देखिए कैसे, अगर इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये मेरा स्फीयर है, यहां पे मेरा सेंटर है और यहां पे मेरा P पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो एरिया ले रहा हूं ना वो ऐसे ले रहा हूं, यहां पे मेरा एक स्मॉल एरिया है, ठीक है भाई, यहां से जो है एरिया की डायरेक्शन है ये। इस बार मैंने जनरल केस लिया है, ये मेरा P पॉइंट है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और यहां से मैं इस तरफ ले आता हूं ये लाइन को ना, इसी लाइन को एक्सट्रापोलेट कर देता हूं, हाँ जी, ये मेरा बन गया DA2, ठीक है। ये है मेरा DA1 और ये है मेरा DA2। अब जरा ध्यान से देखना भाई, इस बार जो R1 है ये है मेरा R1, यहां से यहां तक का ये मेरा R1, और ये डायरेक्शन क्या बनेगी? R1 कैप, बाहर की तरफ। लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन है इस बार R, ये है मेरी R कैप, और एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है वो मैं रेडियली आउटवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है भाई, ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये क्या बनेगी? ये अगेन R कैप बनेगी, और ये जो लेंथ है इसको मैं R2 बोल देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसको मैं क्या बोल देता हूँ? R2। सही है भाई, एक बार देखिए, ठीक है। तो इस बार क्या है, इस बार ये ज्यादा जनरलाइज केस है। पिछले में तो आप ये कह सकते हो सर आपने चालाकी करके जो P पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और जो सेंटर था उनको एक ही लाइन पे ले लिया। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अलग अलग लिया है, ठीक है।
आई होप अब किसी को एतराज नहीं होगा। यहां पे भी जरा देखते हैं इस मेथड से भी क्या इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है क्या, चेक करके देखते हैं। लेकिन इस बार जनरलाइज रूल लगेगा, इस बार आप जो है ना बच नहीं पाओगे चीजों से, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सॉलिड एंगल की। जरा देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मैं इसको तो रब कर देता हूं, जरा देखिए दोस्तों अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। सुनिए, मैं काम करता हूं, यहां से ये जो एंगल है इस लाइन का, ये आर रेडियस अभी मेरी, ठीक है, ये एंगल को अल्फा ले लेता हूं, तो यहां से ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका अल्फा ही बनेगा भाई, क्योंकि स्फीयर है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा ये, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी आपका अल्फा एंगल होगा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो आपका जो एरिया की जो आर कैप डायरेक्शन है और जो ये जो एरिया की आर कैप डायरेक्शन है और जो R1 कैप है उनके बीच भी एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल, ये भी आपका अल्फा ही बनेगा। नीचे वाला एंगल अल्फा है तो ऊपर वाला भी अल्फा रहेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये तो आर कैप डायरेक्शन होगी भाई, रेडियली आउटवर्ड, और ये जो लाइन है ये लाइन की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। आप बोलोगे सर ये देख क्यों रहे हो, क्योंकि सॉलिड एंगल निकालना है। जरा देखिएगा, इसका जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही इसका सॉलिड एंगल यहाँ पे बनेगा, ये तो श्योर है भाई। क्यों भाई, क्योंकि सेम लाइन ही बढ़ाई है ना हमने, एक्स्ट्रापोलेट की है, उन्हीं लाइनों को जो यहाँ पे लग रहा था वही लाइनें हमने यहाँ पे उधर भेजी है। तो जितना सॉलिड एंगल इधर बनेगा इसका, उतना ही सॉलिड एंगल इसका इधर बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करूं दोस्तों, वो सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या बनेगी जरा देखिए। तो मैं उसको डी साई लिख देता हूं, इधर वाले एरिया की वजह से वो बनेगी DA1, और क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है DA1 की वो आर कैप की तरफ है, डॉट R1 कैप, मुझे R1 कैप डायरेक्शन में चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल देखना है। तो ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन तो इधर है, मुझे इसका प्रोजेक्शन इधर चाहिए भाई, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डिवाइड बाय क्या करेंगे बताओ जरा, R1 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल इधर वाले की वजह से यहां पे, और वही सॉलिड एंगल इधर वाले से बनेगा, तो वो बनेगा DA2 R कैप डॉट R2 कैप डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये लीजिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों में जो डॉट प्रोडक्ट है, अब वो सेम डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो R1 कैप की डायरेक्शन थी और R कैप की डायरेक्शन थी वो सेम ही थी। R1 कैप यहां से P पॉइंट से इस एरिया की तरफ हमने जो लगाया वो है R1 कैप, और R कैप क्या होता है, सेंटर से। पिछले में दोनों सेम ही थे तो बच गए थे आप, यहां पे सेम नहीं है दोस्तों, तो यहां पे क्या बनेगा बताओ जरा, R कैप मेरा इधर है और R1 कैप इधर है, इनके बीच का एंगल अल्फा है, क्योंकि इधर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बार हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे DA1 कोस अल्फा अपॉन R1 स्क्वायर, और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे भी सेम एंगल आएगा भाई। जरा देखिए, ये और ये जो लाइन है इनके बीच में इधर का एंगल अल्फा है तो इधर बाई अल्फा आएगा, DA2 कोस अल्फा डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये बनेगा सॉलिड एंगल। अब यहां से, तो यहां से मैं क्लियरली क्या लिख सकता हूं बताओ, यहां से मैं क्लियरली लिख सकता हूं कि अगर मैं DA1 अपॉन R1 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू जो सॉलिड एंगल आएगा स्मॉल सॉलिड एंगल डिवाइड बाई कोस अल्फा बनेगा, और यही वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, DA2 अपॉन R2 स्क्वायर बन जाएगी। सही है भाई, आई होप आपको ये समझ आया। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस एरिया की वजह से, यहां पे जो चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो चार्ज है यहां पे होगा सिग्मा DA1, ये मेरा टोटल चार्ज होगा भाई यहां पे, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए तो पूरा ये एरिया जो है वो यूज करना पड़ेगा ना भाई। सिग्मा DA1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R1 स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अब आएगी भाई इस तरफ आएगी, यह आएगी माइनस R1 कैप की तरफ, ठीक है भाई, इस तरफ आ जाएगी। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की वजह से आएगी तो वो क्या बनेगी, दूसरे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी DA2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे R2 डिस्टेंस है भाई, तो R2 स्क्वायर, और ये जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी माइनस R2 कैप। अब क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, जरा ध्यान दीजिएगा। DA1 बाई R1 स्क्वायर की जो वैल्यू है और DA2 बाई R2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है भाई। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा स्मॉल ये एंगल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा माइनस R1 कैप, ठीक है, और यहां से बन जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा माइनस R2 कैप। अब जरा देखिए, एक माइनस R1 कैप की तरफ है और एक माइनस R2 कैप की तरफ है, तो अब आप बताओ दोनों ऑपोजिट हो गए एक दूसरे से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या बनेगी इस P पॉइंट पे, EP की वैल्यू अगेन क्या बनेगी आपकी 0 बनेगी, अगर मेरी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो।
अगर मेरी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। लेकिन ये ज्यादा जनरलाइज केस है दोस्तों, इसको समझिए। आप बोलोगे सर ये इस पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालेंगे यूजिंग सॉलिड एंगल कंसेप्ट, तो इसका बड़ा खासा इस्तेमाल होगा, इस कंसेप्ट का बड़ा खासा इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब चलिए आउटसाइड देखते हैं। ये तो हमने देखा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं यूजिंग सॉलिड एंगल। अगर आपको किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सेल है, कोई कंडक्टिंग सेल मान लो, या सॉलिड कंडक्टर भी मान सकते हो, सॉलिड कंडक्टर अगर उसके ऊपर चार्ज दोगे तो अपने आप वो बाहर की तरफ ही आएगा, वो सरफेस पे ही आएगा। क्यों ऐसा होगा वो आगे चल के हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो ये सिंपल तरीका अपना लो। देखो हमेशा याद रखा करो, जो सिंपल तरीके होते हैं ना उनमें आप ज्यादा सीख नहीं पाते हो, उनसे आंसर जरूर आ जाते हैं, ठीक है, बट उनमें अंडरस्टैंडिंग, उनमें कंसेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है आपका। तो सोल्व करते टाइम हमेशा सिंपल तरीका रखो, बट समझने के लिए, अंडरस्टैंड जब आपको करना हो कोई कंसेप्ट को, तो ऑलवेज मुश्किल तरीके से चीजों को चला करो। तो हमने यहाँ पे सिंपल भी देख लिया है और मुश्किल तरीका भी देख लिया, थोड़ा जनरलाइज तरीका भी देखा है। आप बोलोगे सर आपने इस तरीके पे क्यों इतना फोकस किया है? वो इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि अगर मुझे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी तब देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी मेरी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्फीयर से बाहर देखना हो यूजिंग सॉलिड एंगल, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। जरा देखिए, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। जरा देखिएगा, तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। यहां पे मेरा सेंटर है और इसकी रेडियस मान लीजिए r है, ठीक है। इसकी रेडियस मैं r मान लेता हूं, ये इसका सेंटर है। और यहां पे मान लीजिए मुझे कोई p पॉइंट है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई। ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपको दे रखी है कैपिटल R, ठीक है। ये आपको कैपिटल R डिस्टेंस दे दी है। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा यूनिफॉर्म है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से ऐसे ये लाइन लगाता हूं और इस तरह से मैंने दो लाइनें लगा दी, ठीक है। ये एंगल मैं बीटा मान लेता हूं। सोचिए यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो बीटा है और ये जो स्मॉल एंगल है ये डी बीटा है। हालांकि ये सॉलिड एंगल नहीं है, दो लाइनों के बीच का एंगल मैं बता रहा हूं, डी बीटा, ठीक है। ध्यान देना भाई, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। सॉलिड एंगल तो ये एरिया बनाएगा, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों सॉलिड एंगल यहां पे सेम बनाएंगे भाई, क्योंकि उन्हीं लाइनों से मिलकर बन रहे हैं ना भाई, ठीक है। सेम लाइनें आ रही है ना, जो यहां से लाइट निकलेगी वही लाइट यहां से होते हुए यहां पे बनेगी। तो सॉलिड एंगल दोनों का सेम बनेगा। इसको मैं DA1 लिख लेता हूं और इसको मैं DA2 लिख लेता हूं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दोनों की वजह से वो कितनी आएगी। तो एक काम करता हूं, यहां से मैं, ये मेरा R है और ये भी मेरा R हो जाएगा, स्फीयर पे है ना भाई। और इन दोनों को मैं ये लाइन मिला देता हूं बीच वाली, ठीक है। तो बीच वाली जो लाइन बनाई है बीटा एंगल पे है, ठीक है। इवन बीच वाली लाइन को आप यहां से भी एक्सट्रापोलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो बीच वाली लाइन है ये लाइन मैंने यहीं से एक्सट्रापोलेट किया, तो आप देख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। तो ये R है, ये भी R है। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलूंगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा हो जाएगा। बोलिए भाई सही है क्या? अगर एक एंगल को मैं अल्फा बोल दूंगा तो दूसरा भी एंगल अल्फा हो जाएगा। सही है। अब इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है कि इस एरिया की डायरेक्शन इधर आएगी और इस एरिया की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, जो ये लाइन हमने लगाई है, बिकॉज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये होगी, ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी वजह से ऐसे होगी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस तरफ होगी, ठीक है। तो उसको आप एक्सट्रापोलेट करके इधर दिखा दो बेशक। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर इस तरफ देखोगे तो आउटसाइड होगी, अगर इधर की तरफ देखोगे तो इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही आएगी। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ ही आएगी, ठीक है। बट जरा देखिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं, सुनिए। तो ये अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया। अब ये अगर अल्फा एंगल है तो इधर वाला एंगल भी अल्फा होगा, आप सब लोग जानते हो। और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। सही बात है भाई। तो सबसे पहले इसकी वजह से सॉलिड एंगल निकालते हैं यहाँ पे। आप जानते हो इसकी वजह से सॉलिड एंगल भी उतना ही आएगा और इसकी वजह से सॉलिड एंगल भी उतना ही आएगा। तो अब सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं तो वो बनेगा
dA1, जो dA1 है वो इस तरफ है, तो मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इसके परपेंडिकुलर, यहां पे ऐसे, क्योंकि ये जो लाइन गई है ना उसके परपेंडिकुलर एरिया देखना है मुझे, समझ रहे हो, उसका प्रोजेक्शन देखना है। तो इसका मतलब मुझे इसका टिल्ट करना पड़ेगा इधर, इसका प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, या आप कह सकते हो जो एरिया की डायरेक्शन है मुझे उसको इस डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो सीधा सीधा यहां पे कोस अल्फा लिख दूं, कोस अल्फा अपॉन क्या बन जाएगा बताओ, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं उसको R1 बोल देता हूं भाई, तो R1 का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये मेरी R1 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं R2 बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम R2 बोल देंगे, ठीक है। लेकिन ये छोटी वाली डिस्टेंस है इसको मैं R1 बोल रहा हूं। तो ये बन जाएगा मेरा पहले ही स्मॉल एंगल की वजह से, स्मॉल एरिया की वजह से सॉलिड एंगल यहां पे आ गया। ध्यान दीजिएगा इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है मैंने क्योंकि मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए होता है। कौन सा प्रोजेक्शन, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाए वो एरिया चाहिए भाई। सिमिलरली मुझे इस एरिया का भी वो एरिया चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका भी मुझे क्या चाहिए, इसका भी मुझे प्रोजेक्शन चाहिए, इधर वाला एरिया चाहिए। तो इसका भी क्या होगा, कोस अल्फा ही बनेगा इसका भी, क्योंकि जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे इस डायरेक्शन में इसके साथ जब आप लोगे तो इसका भी कोस अल्फा ही आएगा। तो इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, आप बोलोगे सर माइनस आएगा क्योंकि उसमें एंगल जो है ना वो बड़ा है, तो सॉलिड एंगल में भाई नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई, इसका मतलब इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा और इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो सेम ही बनेगा, ठीक है। वो हमने इस तरह से लिख दिया, क्लियर है। अब आइए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, वो अवे होगी dE1, और उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी अवे ही आएगी। इसको मैं dE2 बोल देता हूं, ये dE1 बन गया, सही है भाई। तो दोनों एक ही तरफ आएंगे भाई, दोनों इस तरफ आएंगे। अब सवाल यह कि क्या दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्या दोनों बराबर होंगे, ये अपने को सोचना है। अब ये कैसे सोचे भाई, इसके लिए एक काम करते हैं, dE1 लिखते हैं। dE1 क्या बनेगा, इस स्मॉल एरिया की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी सिग्मा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इनटू dA1। ये मेरा टोटल सरफेस यूज होगा भाई, ध्यान देना, टोटल चार्ज यहां पे निकालने के लिए मुझे टोटल सरफेस का इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्टेड सरफेस का इस्तेमाल नहीं करना है चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। तो सिग्मा dA1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई इसकी वजह से यहां पे, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक, बट मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए भाई। क्यों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि जैसा एरिया आपने इधर लिया है वैसा ही आप इधर भी लोगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो दोनों के कैंसिल कर जाएंगे, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका, अगर ये एंगल मेरा बीटा है, इस रेड लाइन के साथ बीटा एंगल है, तो उतना ही एंगल यहां पे ही बन जाएगा। तो मैं इसको कोस बीटा लिख देता हूं, किसी को ऐतराज है तो बताइए भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dE1 बन गया इस एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए dE2 क्या बनेगा, और ये मैं कौन सा कंपोनेंट निकाल रहा हूं, x कंपोनेंट निकाल रहा हूं। तो dE2 x, आप वर्टिकल कंपोनेंट की मुझे जरूरत नहीं है, पॉइंट को समझिए। वो बन जाएगा सिग्मा dA2, ये तो इसका चार्ज हो गया यहाँ पे, टोटल चार्ज। यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, टोटल चार्ज चाहिए मुझे यहाँ पे, तो उसके लिए एक्चुअल एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, dA2, सिग्मा dA2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, ये बन गया भाई, एंड यहाँ पे भी कोस बीटा। ये मेरा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया की वजह से यहां पे आएगी, और उसका x कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अब dA1 अपॉन R1 स्क्वायर क्या है, यहां से अगर मैं dA1 अपॉन R1 स्क्वायर निकालूं तो cos अल्फा नीचे आ जाएगा इसके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos अल्फा cos बीटा, और ये जो dE2x जो आएगी, जो x कंपोनेंट आएगा इसका, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा स्मॉल सॉलिड एंगल डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा कोस बीटा। एक बार देख लीजिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो सही है भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ठीक लिखा। इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, बराबर आई है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दोनों बराबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बराबर आएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो दोनों का सम करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बस सीधा ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो x डायरेक्शन में आएगी, जो अभी आएगी इससे चार्ज से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कम्स आउट टू बी सिग्मा स्मॉल सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, और यहां पे ट्वाइस कर दो आप इसका,
2 टाइम्स हो जाएगा भाई। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और केवल x डायरेक्शन में आएगी भाई, ठीक है, ये ध्यान देना, इस तरफ, इसको मैं x बोल रहा हूं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आएगी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि मुझे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करें भाई, इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, जरा देखते हैं। पहले ये निकालते हैं स्मॉल सॉलिड एंगल। तो ये स्मॉल जो आपका सॉलिड एंगल है दोस्तों, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका तो ये है कि यहां से आप उठा लो इसको, ठीक है, ये पुट कर दो, बट क्योंकि आप ये वाला सॉलिड एंगल देख रहे हो यहां पे, तो आप डिस्टेंस भी यहीं से देखो ना, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा यहाँ से सॉलिड एंगल लिखना, ठीक है। तो अगर मैं इस सॉलिड एंगल को लिखूँ तो जो सॉलिड एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा, और ये जो सॉलिड एंगल बनेगा इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या चीज़, क्या लिखेंगे बताओ जरा। आप ये कह सकते हो कि R1 रेडियस का जो स्फीयर बनेगा यहाँ पे उसका स्मॉल हिस्सा है ये, तो उसको अगर मैं लिखूंगा तो उसको लिखूंगा R1 स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा इंटू 2 पाई। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, और डिवाइड बाय R1 स्क्वायर और कर दो, ठीक है भाई, ये आपका सॉलिड एंगल बनेगा इंटू कोस बीटा। अब ये सॉलिड एंगल मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए इसको कैसे लिखा है, सुनिए। यहां पे मैंने क्या किया, इसका मुझे यहां पे सॉलिड एंगल चाहिए था ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, R1 रेडियस ले लिया इस पॉइंट से, और R1 रेडियस का ऐसे स्फीयर ले लिया मैंने, और ये जो एंगल है ये मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया है बीटा। तो अगर मैं यहाँ पे ये एरिया लूंगा, ये जो स्मॉल एरिया लूंगा, उसका जो सॉलिड एंगल मुझे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये जो स्मॉल एरिया आएगा वो डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर कर दो, इसकी रेडियस R1 है ना, तो ये जो स्मॉल एंगल बनेगा ये बनेगा R1 स्क्वायर साइन बीटा इंटू R1 स्क्वायर साइन बीटा इंटू, यहां से आप बीटा भी लिख सकते हो, डी बीटा लिख सकते हो, डी बीटा इंटू d5। आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, जैसे आप स्फीयर में करते हो वैसे ही किया है, ठीक है। स्फीयर में क्या होता है जरा देखो, अगर स्फीयर में स्मॉल एरिया जो होता है वो होता है R स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, यही होता है स्मॉल एरिया। अब मैंने पहले तो इसको फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो 2 पाई आ जाएगा सीधा सीधा, तो मैंने सीधा सीधा इंटीग्रेट करके फाई के रेस्पेक्ट में तो सीधा सीधा 2 पाई लिख दिया, ठीक है भाई। फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे 2 पाई आएगा, और थीटा का मतलब यहां से कितना एंगल बना है, ठीक है, तो उसकी जगह बीटा आ गया बस यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है भाई। और R1 स्क्वायर लिख दिया, और डिवाइड बाय वापस R1 स्क्वायर कर दोगे तो ये इसका स्मॉल सॉलिड एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ये भी पुट कर सकते थे डायरेक्टली, बट यहां से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखा करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉलिड एंगल जो लिख रहे हो वो अगर उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो आप ये देखा करो कि जो अपेक्स पॉइंट है वो कहां पे है, उसके रेस्पेक्ट में वहां से सॉलिड एंगल निकाला करो। हालांकि सॉलिड एंगल आप यहां से भी निकाल सकते थे, आपने जो ये प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया था ना उससे भी आप निकाल सकते थे, बट मैंने थोड़ा दूसरा तरीके से लिख दिया इसको, मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि कोस बीटा पहले से था, ठीक है, और ये जो अल्फा है ये बीटा पे डिपेंडेंट है। जब आप इसको ऊपर नीचे करोगे ना तो आपका अल्फा भी चेंज हो जाएगा, तो एक तरह से बीटा की टर्म्स में मैं यहाँ पे डी बीटा लाना चाह रहा था, दैट्स वाई मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो जरा देखिए यहां से कट गया, तो क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया, और ये 2 पाई से मैंने यहां पे काट दिया, ये 2 रह गया, ठीक है, ये यहां से कट गया, तो ये बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा, ठीक है। और अंदर क्या है बताओ जरा, अंदर है साइन बीटा कोस बीटा डी बीटा, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे साइन 2 बीटा कर दूं, 2 बीटा डी बीटा, ये बन गया मेरा डी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई। अब इस सिग्मा को भी लिखते हैं, सिग्मा को क्या लिखूंगा भाई, टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू मान लेते हैं, और टोटल एरिया क्या है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इसकी जगह पुट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, डी की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बन जाएगी सिग्मा की जगह क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कोस अल्फा, और यहाँ पे 1/2 भी बाहर है भाई, ठीक है। एक बार जरा देखिए साइन 2 बीटा डी बीटा, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। थोड़ा मुश्किल है इस तरह से प्रूव करना, बट मैंने बताया ना मुश्किल तरीके से चीजों को देखोगे तो सॉलिड एंगल की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया होगी आपकी। आप ये देखो सॉलिड एंगल हमने ये नहीं पुट किया, ये यहां से देख के हम
इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मुद्दा ये है कि इसको सोल्व कैसे करें। ऑब्वियसली मुझे बीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो लेकिन एक काम करते हैं, इस कोस अल्फा को बीटा की टर्म्स में लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे कोस अल्फा को बीटा की टर्म्स में? अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, जरा देखिए, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं ये जो टोटल लेंथ है कैपिटल आर है, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, और ये एंगल है बीटा। तो आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर लेंथ जो बनेगी वो बनेगी आर साइन बीटा। आर साइन बीटा करूंगा तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगी। वही परपेंडिकुलर लेंथ अगर अल्फा की टर्म्स में लिखूंगा तो बन जाएगा आर साइन अल्फा। एक बार जरा देखिए भाई, इस आर से परपेंडिकुलर लेंथ निकालूंगा तो आर साइन अल्फा ये बन जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 1 माइनस आर अपॉन आर साइन बीटा का स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई, ये बन जाएगी मेरी कोस अल्फा की वैल्यू। तो कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो बीटा की टर्म्स में वो भी मैंने पुट कर दी है, तो उससे मेरे को आसानी रहेगी। तो डी की जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी 1/2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप क्या करोगे, साइन 2 बीटा इंटू डी बीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कोस अल्फा इज रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है भाई। एक बार जरा देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं, और इसको मुझे अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब मुझे लिखनी है बीटा की लिमिट। तो बीटा की लिमिट यहां पे 0 है, यहां पे बीटा की वैल्यू 0 थी, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा बीटा, मैक्सिमम यहां इस लाइन तक जाएगा भाई, ठीक है। तो बीटा की लिमिट यहां पे क्या बनेगी बताओ, लिमिट बीटा के रेस्पेक्ट में 0 से लेके, और यहां पे मान लीजिए बीटा नोट बन रही है, तो 0 से लेके बीटा नोट लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा आपका इसका डी ई, इसका ई आ गया भैया, अब ये डी नहीं रहा है, अब ये ई रह गया। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो मेरे ख्याल से आपको यहां पे आ सकती है कि आपने सॉलिड एंगल को, स्मॉल सॉलिड एंगल को ये कैसे लिख दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से कि जो पहले आप ये लिखते थे डी ए, उसको मैंने बीटा के टर्म से लिख दिया, बिकॉज आप यहां से मेजर कर रहे हो ना भाई, तो यहां से जो स्मॉल एंगल होगा बीटा वो देखेंगे ना, ठीक है, डी बीटा, उसी की टर्म से मैंने लिखा है ये, ठीक है। तो खैर ये बन गया। अब इसको सोल्व कैसे करें, यहाँ पे एक नई मुसीबत है भाई, इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, एक काम करते हैं, मैं इसको एक नया टर्म ले लेता हूं एंड इसको मैं बोल देता हूं एक्स, आर अपॉन आर साइन बीटा को एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई, तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई इधर से, ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है, बट आई डोंट नो आपको कितना समझ आ रहा है ये, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जरा देखिए, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, आर अपॉन आर साइन बीटा को मैं एक्स मान रहा हूं। तो यहां से क्या बन गया, आर अपॉन आर कोस बीटा डी बीटा इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, और 1/2 भी बाहर है भाई, इंटीग्रेशन यहां पे क्या बन जाएगा, साइन 2 बीटा की जगह पे 2 साइन बीटा इंटू कोस बीटा इंटू डी बीटा, यही था ना भाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं मैं इसको, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी जरा चेंज कर दो ना भाई। तो साइन बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन बीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं x इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये तो साइन बीटा की जगह पे आ गया, देखो साइन बीटा की जगह x इंटू स्मॉल आर अपॉन, और कोस बीटा डी बीटा की जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया dx इंटू, इसकी जगह पे आ गया dx इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। और इसको बाहर निकालो, एक कांस्टेंट है भाई, इसको बाहर निकाल लो। तो इसको बाहर निकालोगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है भाई। ये स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर कट गया, 2 से मेरा 2 चला गया, ठीक है। अब लिमिट रहेगी, बस लिमिट पुट करते हैं, जरा देखते हैं वो भी क्या बनेगी। तो बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। यहाँ तो ये बच गया, अंदर देखिए, अंदर है x dx डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट रहती है x की, ये है हमारा x, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, बीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0 होगी। जब बीटा की वैल्यू बीटा नॉट हो जाएगी
जब बीटा की वैल्यू बीटा नोट हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा। एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन आर साइन बीटा नोट। जब यहां पे बीटा की वैल्यू बीटा नोट होगी तो ये मेरा जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई, बोलिए। तो ये बन जाएगा आर अपॉन आर साइन बीटा नोट, ये मेरा बीटा नोट एंगल है। और साइन बीटा नोट की वैल्यू ध्यान से देखो, साइन बीटा नोट बनेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर है, ये कट जाएगा, ये 1 बनेगा। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक जाएगी लिमिट। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी। इसको सोल्व करके देख लो तो बड़ा ही सिंपल है, इसको पी स्क्वायर मान लो अंदर वाले को, तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे और ये बाहर की तरफ आएगी रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्फेरिकल कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है, तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट पी जो कि आउटसाइड है वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे रख सकते हो दोस्तों। इसके सेंटर में रख के और कूलम्स लॉ लगा दो, यहां पे Q चार्ज रख लो, टोटल चार्ज Q, ठीक है। और यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगी और वो रेडियली आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था। आई डोंट नो आपको कितना समझ आया। यहां पे इस पॉइंट के बाद जरा देखिए, ये जो सॉलिड एंगल मैंने लिखा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं यहां से मेजर कर रहा हूं सॉलिड एंगल को, तो यहां से मेजर कर रहा हूं तो इस बीटा के रेस्पेक्ट में ही तो लिखूंगा ना। इसको सेंटर मानना है मुझे और इसको एक स्फीयर पे मान लो कि भाई एक स्फीयर पे है और उसका स्मॉल हिस्सा जो है उसका एरिया लिखो, डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर कर दो। तो इसका स्मॉल जो हिस्सा बनेगा उसका एरिया मैंने बीटा के टर्म्स में निकाल दिया यहां पे और उसको डिवाइड बाय r1 स्क्वायर करके ये मैंने स्मॉल सॉलिड एंगल लिखा है। आप ये कह सकते हो सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये भी लिख सकते थे आप, नो डाउट, इसको भी आप लिख सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि वो बीटा जो है ना उसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाते और फिर इंटीग्रेशन में बड़ी दिक्कतें आती है आपको, ठीक है। वो भी कर सकते थे, नो डाउट, आप उससे भी करके देखें, उससे भी फाइनल रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम जो है इसको लिख रहे हैं, किस तरह से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इंटरेस्टिंग यहां पे ये है कि ये जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देगा उतना ही ये हिस्सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अगर मैं पूरा बीटा पे इसको कवर कर लूं, जरा सोचिए, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का देखूं, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, तो जितना हिस्सा ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उतना ही हिस्सा बाकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ रही है। क्योंकि जितना इतने का जो सॉलिड एंगल बन रहा है वही इतने का भी सॉलिड एंगल बन रहा है दोस्तों यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर आएगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पॉइंट पे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे ये बोलता कि क्या होता अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना होती, ठीक है, चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म ना होती तो फिर क्या होता, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती, बिल्कुल आती भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है दोस्तों, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर वो जीरो नहीं आएगी। कितनी आएगी, कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं और अगले एपिसोड में यूजिंग सॉलिड एंगल हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकालेंगे। स्फेरिकल सेल जो है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे हो रखा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, लेकिन उस केस में हमारी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले एपिसोड में उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।